स्वागत है सारे पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स, एवरीबॉडी। और खासकर आज हमारे साथ जो एक लिविंग लेजेंड है, एक महानुभव, एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में जब आप सुनोगे, जिनके बारे में आप जब जानोगे, तो आपको काफी हैरानगी होगी कि उम्र के 84 साल यानी 84th ईयर में भी आज भी उनमें इतना जज्बा है, आज भी उनमें इतना पैशन है और इतनी कमिटमेंट है कि आज भी वो हम सब के लिए दिन रात दवाइयाँ इकट्ठा करने में लगे हुए होते हैं। तो मैं ओमकार जी आपका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत और धन्यवाद। प्यार से सब आपको मेडिसिन बाबा कहते हैं और हम भी आपको प्यार से मेडिसिन बाबा ही कहेंगे। धन्यवाद। तो आपका स्वागत है। आपके स्वागत में जितना कुछ कहा जाए कम ही है। मैंने सबसे पहली बार जब आपके बारे में जाना था, तो मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक 80-85 साल का व्यक्ति सुबह होते ही घर घर जाकर, गली गली जाकर और जिन व्यक्तियों को वो जानते भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए पूरी दोपहरी तक दवाइयाँ इकट्ठा करके फिर उनको लाकर और फिर वो अस्पताल भी पहुँचाते हैं। और यहाँ ही नहीं कि वो मरीजों तक जाके मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है। और मुझे लगा कि आप कहीं किसी बिज़नेस बैकग्राउंड से आते होंगे, आप काफ़ी बड़े व्यक्ति होंगे, बहुत गाड़ियाँ-वाड़ियाँ, पैसा-वैसा तो ऐसा भी आपकी आपकी जो आपके बारे में जो जाना, तो सच में बहुत अचरज हुआ। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं चाहूँगा कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो 3 स्कूलों का मैं मार्गदर्शक हूँ, जिसमें दिल्ली में भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, जो कि वसंत कुंज में है, लुधियाना में बाल भारती पब्लिक स्कूल और देहरादून रायवाला में माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल। ये तीनों स्कूल का मैं अटल इनोवेशन मिशन में मार्गदर्शक हूँ और हमारे तीनों स्कूल जो हैं, वो अटल इनोवेशन मिशन में आज की तारीख में पिछले करीबन 6-7 महीनों से लगातार सर्वश्रेष्ठ अटल इनोवेशन मिशन स्कूल्स के नाम से जाने जा रहे हैं। यहाँ ही इतना ही नहीं कि हमारे जो रायवाला के एटीएल इंचार्ज है, यानी जो नवाचार लैब जो बनाई जाती है अटल इनोवेशन मिशन में स्टूडेंट्स के लिए, उसके जो इंचार्ज हैं अर्जुन माधवकुट्टी, जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, उनको पूरे उत्तराखंड का रीजनल टीचर ऑफ चेंज नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा वसंत कुंज में भटनागर इंटरनेशनल स्कूल का एटीएल है, उसे हिंदुस्तान में स्टार एटीएल की सूची में सम्मानित किया गया। और हम हर महीने सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, जिसे हम टिंकर फेस्ट कहते हैं, और उस टिंकर फेस्ट में भी हम काफी बढ़ चढ़कर नए विचारों को और नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि हम स्टूडेंट्स को केवल नई बातें ना सिखाएं, बल हम उनको ऐसे व्यक्तियों से भी मिलवाएं जो जीते जागते उदाहरण है कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। और सिर्फ साधनों का रोना नहीं रोना चाहिए, बिना साधन के भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महान बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, बापू ने एक लकड़ी और एक धोती में देश को आजाद करवा दिया। वो अपनी काठी लेके सारे देश में घूमते रहते थे एक पतली सी धोती में, लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने देश को आजाद करवा दिया।
कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आज हम दूसरी बार एक बापू से ही मिल रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अ, जितना दिल खोलकर हमारे स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ इस वक्त जुड़े हुए उनके परिवारजनों के साथ, और हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो मार्गदर्शक हैं अटल इनोवेशन मिशन से जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसको लाइव भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस वक्त, फेसबुक पे ये लाइव भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये प्रोग्राम। तो मैं चाहूंगा कि आप आज हमारा मार्गदर्शन करें आपके 85 साल के अनुभव से, और आपकी जो ये एक यात्रा रही है जीवन की, उससे हम कुछ सीख लें, इसलिए आज हमने आपको आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेडिसिन बाबा जी, मेडिसिन बाबा बनने से पहले या कहलाए जाने से पहले आपकी जीवन यात्रा किस प्रकार की रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है? आप दोबारा सवाल बताइए। ओके, मैंने ये कहा कि आज तो दुनिया आपको मेडिसिन बाबा के नाम से जानती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिसिन बाबा बनने से पहले आपकी जो जीवन यात्रा रही है, वो किस प्रकार रही है? ये हमारा हमारे सेशन का पहला पहला प्रश्न है, जो हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका परिवार कितना बड़ा है, और आप क्या काम किया करते थे, और ये जो आप आज मेडिसिन बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं, अ, यहाँ तक की आपकी यात्रा कैसी रही? आप कैसे अ, आज इतने महान व्यक्ति कैसे बने? सबसे पहले मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और जहाँ तक परिवार का संबंध आता है, घर में भगवान की कृपा है, बेटा है, बहू है, बीबी है, नाती पोते सब हैं। और मैं एक मामूली सा बहुत हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में, उसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता रहा। मेरे पास डिप्लोमा नहीं था, बाकी एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे वो ब्लड बैंक के वहाँ पे काम करता था, डॉक्टर आर ई चंदनानी के हैंड ओवर में। अब तो डॉक्टर महेश शर्मा के अंडर में आ गया है, तो अब मैं अलग हूँ। बाकी पहले ब्लड बैंक टेक्नीशियन था कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। अच्छा जी। तो आप करीबन मेरे ख्याल से 20-25 साल उस हॉस्पिटल के साथ थे। कितना समय आप कैलाश हॉस्पिटल मेरा के साथ? तकरीबन 12-13 साल उसके साथ काम करा था। अच्छा जी। तो जी। फिर ये आज जो आप कर रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये कैसे आप ये विचार किस प्रकार आपके मन में घर कर गया? हमारी दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर मेट्रो शुरू नहीं हुई थी, और संडे का दिन था, 6:45 का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है। मेट्रो को जिस पे मेट्रो चलती है वो क्लैप्स हो गया था, मेट्रो चालू नहीं हुई थी, बन रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क था, और नीचे गिर गया था। मैं अपने घर से, उत्तम नगर से उधर जा रहा था नोएडा की तरफ, देखा ये पब्लिक तो इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ देखा तो 4-6 आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए हैं, इंजूर्ड हुआ है। मैं भी उतर गया नीचे, उनके साथ मदद करता करता मैं गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज चला गया था, क्यों इसका वही लगता है उधर मेडिकल कॉलेज। वहां जाकर देखा था डॉक्टर अपने सभी कार्य में व्यस्त थे, जितनी भी सेवा करी थी, पर एक आध पेशेंट को क्या बोल रहे हैं कि दवाई हमारे पास आज सवेरे खत्म हो गई है, अगर आप इंतजाम कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, हम आपका इलाज आकर ढंग से कर देंगे। ये डॉक्टर का एक बोलना था, और मैं इस बात को सुन रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी फुटपाथ पे रह रहा है, वहाँ खा रहा है, वहाँ सो रहा है, वहाँ जग रहा है, वहाँ उठ रहा है, सब उसका वही है, क्योंकि यूपी बिहार राजस्थान के बयान लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। ये उसने कह दिया, वो उसके बाद में घर पे चला आया, फिर दिमाग में फतवा जो कोई हो जाता है, दिमाग फतवा होता, वो मैं ये सोचता रहा, यार दवाइयाँ नहीं होने से आदमी मर जाते हैं। दिमाग में फतवा आया, ऐसा कौन सी झुग्गी झोपड़ी मकान महल ऐसा कौन सा है जिसके घर में दवाइयाँ नहीं हो? दवाई लेकिन सब घर में पड़ी हुई है।
और वो क्या जब ठीक हो जाते हैं कट्टे में डाल देते हैं। तो इसको कलेक्शन करा जाए, इसे इकट्ठा कराया जाए, गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए, एक चीज। दूसरी चीज, अपने आप से सोचना बहुत अच्छी चीज है, पर दुनिया में सबसे कठिन कार्य है वो अपने आप से संघर्ष करना, अपने परिवार के साथ संघर्ष करना। घर वाले क्या कहेंगे, मेरे मित्र लोग क्या कहेंगे, कैसे मांगना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, कर दिया। मतलब 10-12 दिन संघर्ष करने के बाद दिमाग में एक फैसला आया कि ये मैं हाँ इस जी। कार्य को कुछ भी घर वाले कहें, बाहर वाले कहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इतना है कि मैंने दवाइयाँ इकट्ठी करनी है। कैसे करनी है? जैसे सब्जी वाला होता है, सब्जी लेके बोलता है आलू, बैंगन, टिंडे, संतरे, जो भी उसके पास हो सब बताता है। मैंने कहा हम भी इसी तरह मांगेंगे। मांगना मैंने RK-पुरम सेक्टर दिल्ली से 1 से शुरू करा और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। उसके अंदर जिंदगी में आज तक बहुत अनुभव होते हैं खट्टे मीठे। आज भी मैं इस वक्त भी सवेरे भी काम पे गया था, ऐसी बात नहीं है, अलग कल भी जाऊँ। तो मैं अपना एक रूटीन बना लिया कि मैंने इतने घंटे फील्ड में काम करना, इतने लाना, इतना ये करना, वो चलता रहता है। जी। यही आपके 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 इस क्या कहते हैं ना, एक नेक कार्य की यही एक बहुत ही अनोखी बात है कि जी। आप आपने एक घटना देखी और उस घटना में जी। जिस प्रकार आपने कुछ लोगों की जान जाते हुए देखी और जिन लोगों की जान बचाई भी जा सकती थी, उन लोगों के बारे में आपने उनकी पीड़ा देखी कि उनके उनके पास दवाइयाँ भी नहीं होती हैं और वो जिस अस्पतालों में एडमिट हुए होते हैं या ले जाए जाते हैं, उन अस्पतालों के आई मीन उस उन अस्पतालों में ये कहा जाता है कि ये दवाई ले आइए, ये हमारे पास खत्म हो गई है और उस वजह से उनकी जान चली जाती है। मुझे भी याद आता है कि एक बार दिल्ली में मैं एक बहुत ही बड़े सरकारी अस्पताल में गया था और मेरी आँखों में पानी आ गया था एक पेशेंट की हालत देख के। वो शायद एक मज़दूर था और उसके साथ शायद उसका एक छोटा भाई था और उस पेशेंट को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उस पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम थे और मैं ये देख रहा था कि उसको एक मैनुअल पंप दिया गया है, जो उसका भाई छोटा भाई है, वो उस पंप को अपने हाथों से दबाने की कोशिश कर रहा है और जिससे उसकी सांसों को जैसे-तैसे करके वो चलाया जा रहा है। तो यहाँ ओके? पर काम शुरू हुआ। जी। और मैंने जब उस पेशेंट को देखा तो मुझे लगा कि इसे इसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं लगा रहा है? ये मेहनत, ये कुश्ती क्यों की जा रही है इस पेशेंट के सांसों को चलाने के लिए कि एक मैनुअल पंप उसके मुँह के सामने लगा दिया है और वो उसके आगे एक बलून सा होता है, उसको दबाते रहो, दबाते रहो। कितनी देर तक कोई दबाता रहेगा? कोई भी इंसान हो, थोड़ी देर के बाद तो वो थक जाएगा और थकते ही वो जो पेशेंट है उसकी जान जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और शायद मुझे नहीं लगता कि वो रात वो पेशेंट जिंदा रह पाया। बहुत देर तक तो वो लॉबी में ही स्ट्रेचर के ऊपर था, इंतज़ार करता रहा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने आपने जो देखा, उसका आपके ऊपर कितना गहरा प्रभाव रहा होगा। लेकिन अचरज की बात ये है कि हम सब लोग देखते हैं, अक्सर हम रोड से आते-जाते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, किसी को चोट लगते हुए देखते हैं। 2 मिनट बुरा लगता है, 5 मिनट उसके बारे में बातें करते हैं, 10 मिनट तक दिल में थोड़ा-सा अफ़सोस होता रहता है और उसके बाद हम जाके कहीं पे गोलगप्पे खा रहे होते हैं और भूल चुके होते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक व्यक्ति है, जिसने एक घटना को देखने के बाद, पेशेंट की हालत को देखने के बाद कुछ करने की ठानी। और चलो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करने की कोशिश करते हैं। कोई दवाई से मदद कर देता है, कोई दवाई खरीद के दे देता है, कोई ब्लड डोनेट कर देता है और अपने घर जाके फिर आराम कर लेता है। लेकिन आप ये रोज सुबह उठकर, रोज सुबह आप अपने उस वचन का पालन कर रहे हो एक तरीके से, कि रोज सुबह उठ के आप दवाइयाँ इकट्ठी करने जा रहे हो। इसके पीछे वो वो कौन-सा दृढ़ निश्चय है? क्या वो घटना
आप आपके ऊपर इतना गहरा असर कर गई है कि आप चाहकर भी अब आराम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं, मेरा हर दिन कीमती है, मेरा हर पल कीमती है और मैं हर रोज जाऊंगा और हर रोज दवाइयां इकट्ठे करके लेके आऊंगा। नहीं, यहाँ पे सवाल एक आता है, जब आप समाज की सेवा करते हैं तो आप ये क्यों सोचते हैं आपकी जिंदगी आपकी है? आपकी जिंदगी समाज की है। वो एक से कॉम्प्लिकेट केस आते रहते हैं, किसके पास दवाइयाँ नहीं, किसके क्या नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं आज दवाई मेरे पास या नहीं है, स्टॉक में नहीं है, ठीक है, पर हो सकता है आ जाए। मैं आज कलेक्शन करने जाता हूँ, हो सकता है इसमें आ जाए, तो हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ना लगातार इसके लिए। ऐसी बात तो नहीं प्रयास नहीं करना। और ऐसा कई दफा होता है कि आज दवाई नहीं, कल वो आ जाती है मेरे पास। तो आपको कलेक्शन तो हर रोज करना पड़ेगा जब तक आपके हाथ पे चल रहे हैं। और ये एक आराधना के लिए बहुत से कोई नियम बनाते हैं, हर रोज भगवान की पूजा करना, वो करना, ये करना। मेरे लिए सिर्फ ये एक नियम है कि मैं जाना सवेरे काम करना, बारिश हो आंधी। हाँ, तबीयत खराब है, मैं 4 बजे पकड़ रखी है तो मैं नहीं उठ सकता, मतलब मजबूरी है मेरी। बाकी मैं हर रोज का नियम बना हुआ कि मैं जाकर सेवा करनी है। ये आप कितने समय से कितने सालों से कर रहे हैं ये हो ये? गए 12-15 साल हो गए, 13-14 साल हो गए आराम से। 13-14 साल से आप दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं। जी, जी। बहुत ही सराहनीय है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा दृढ़ निश्चय व्यक्ति कोई और नहीं देखा कि 13-14 साल से आप रोज लगातार अ, दवाइयां इकट्ठी कर रहे हो। अच्छा, जब आप ये जी। दवाइयां इकट्ठी करते हैं तो आप आप क्या आप कैसे चुनते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? आप कैसे प्लान करते हो दवाइयां इकट्ठा करने के लिए? देखिए, शनिवार एतवार गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर, कोठी बंगले के अंदर होता है। उस दिन छोटी रहती है। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, दवाइयाँ सीजीएचएस की आ जाती है, काफी मिल जाती है। और वो लोग डॉक्टर जितना बताते हैं वो लोग नहीं खाते हैं, घर में उनके पास पड़ी रहती है। और आज इन दिनों के अंदर खास जो है, दिवाली का सीजन है, घर के सब सफाई चल रही है, इसलिए मैं वो ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा दवाई मिल जाए। अच्छा, उसके अलावा पब्लिक में जाना पड़ता है, गली मोहल्ले के अंदर जाना पड़ता है। और वहाँ पे जैसे वो होकर की तरह आवाज देनी पड़ती है, हाँ साहब है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। इसमें बार बार हुकिंग करना पड़ता है, चलता रहता है काम। मेडिसिन बाबा जी, अ, ये सवाल आपको अजीब सा लगेगा लेकिन मुझे पूछना बहुत जरूरी है। आप जब जाते हो और आप जब आवाज लगाकर मेडिसिन मांगते हो हम्म। तो लोगों का प्रतिसाद कैसा होता है? लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या मदद करने के लिए आगे आते हैं? नहीं, इसमें एक चक्कर पड़ता है कि लोग बाग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। कोई ले जा रहा करेगा, हमारे लिए तो बेकार की दवाई बेच के भी खा रहा है, तो हमारा बच्चों को पाल रहा है, वो कर रहा है। मतलब आज की दुनिया में पॉजिटिव बहुत कम आदमी होते हैं, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं। पर जब आप समाज में निकल रहे हैं तो आप अपने काम से मतलब रहिए और बेरे बन जाइए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या। मुझे जब कई दफे जाता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, कोठी के बाद आवाज लगाता हूँ, मुझे चौकीदार जो होता है, मैं हॉकिंग करता हूँ, चिल्लाता हूँ, हाँ साहब है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा आपके काम। चौकीदार का बहुत बाबा आगे बढ़ा के बढ़, यहाँ साहब सो रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है भैया, हाथ जोड़ लिया। तो उसकी ड्यूटी है, वहाँ पे बुरा नहीं मानने का। हम मैं ये भी नहीं सोचता होता कि मेरी बेइज्जती करी, उसकी ड्यूटी है भैया, वो बैठा हुआ है, इसी को तनख्वाह मिलती है, इसी वजह से हम आगे चले जाते हैं हाथ जोड़ के, आगे जाकर मांगना शुरू करते हैं। तो नेगेटिव तो होना चाहिए, मैं किसके पक्ष में हूँ कि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव विचार आएगा। जब नेगेटिव को सही, आप पॉजिटिव क्या सोचोगे? हर रोज आपको प्रयत्न करना पड़ता है, उसी के साथ आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो मेडिसिन बाबा जी, ये जो ये जो एक तरीके से धुतकार मिलती है, एक तरीके से नेगेटिविटी, एक तरह से लोग बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो आप अपने आप को किस तरह से प्रेरणा दे रखते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, 10 लोग बुरे मिले तो एक तो कोई अच्छा मिलेगा? और इतने नहीं, 12-13 सालों तक आप लगातार वो चीज़ करते जा रहे हो, तो आप कैसे मीन्स ठीक है, माना आप कहते हो कि बहरे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाते हैं लोग बहरे, आप कैसे कर पाते हो ये? नहीं, 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 ये सच्चे नहीं हो पाते हैं। आप नहीं हो पाए, उससे बहस करोगे,
बहस करोगे, अपना टाइम खराब करोगे, आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, उसका सीधा से उससे आगे बढ़ जाओ, आगे चलो, उसमें क्या बात है, उनको खास बात तो नहीं है, उसमें खास बड़ा है। आप उसको सुना हुआ है, अनसुना करके आगे बढ़ जाओ, बस अपना काम से मत। और सुन क्यों पाते हैं, ये भी कभी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा मरीज ठीक होके मेरे सामने चलता है, तो वाकर लेके आया है, व्यवसाय के लेके आया है, किस तरह आया भगवान बेहतर जानता, और आज भट्टा कट्टा मेरे सामने चलना, तो मेरे में अपने आप ही एनर्जी आ गई है उसे देखते ही कि ये केस कितना अच्छा हो गया। वैसे एक केस नहीं, कितने ही केस है मेरे पास। मेरी तो एनर्जी होती है ये जो नहीं जी, जीवन दान बैटरी आप चार्ज होती ना, एक मिनट, जैसे बैटरी चार्ज होती ना, मैं पूरा रिचार्ज हो जाता हूँ कि भाई मेरा काम कहीं तो काम में आया, मेरा मांगना है, किसी से कुछ जिंदगी बची है, कुछ मिला है। आज इस प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 1-2 पेशेंट नहीं है, 27 पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के हैं। कितना? 27। इसको प्रोटीन का इंजेक्शन 1000 से लेके 20,000 का आता है। पेन ग्रा दवाई आती है, सब दवाई है, एक एक पत्ता 500-500 700 होता है। हर एक को किसी को 2 या 3 भगवान कैसे पूरा करता है। हालांकि अभी गड़बड़ हो गया, कोरोना की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ, फिर मैं हिम्मत रख रहा हूँ। क्यों? बाबा के पास जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो बाबा के पास आस रख के आते हैं। बाबा पर क्या आस रख के आते हैं कि कहीं से मिलेगी नहीं मिलेगी। और कई दफा मेरे सोशल वर्कर जो होते हैं उनसे मेरी किटकिटबाजी हो जाती है सोशल वेलफेयर ऑफिसर। मैंने कहा इसका मकान बिकवा दिया, घर बिकवा दिया, उसके बाद मुझे क्यों रेफर कर रहे हो? अगर उसको पहले ही रेफर कर देता कि मकान को बचा लेता था, घर तो मैं बचा लेता। तो बड़ा भाई आप बोले हमें तो क्या करेंगे, इसका आप पैसा है तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं नहीं वैसे जितना भी होगा बिल बना। और खास करके बताऊँ दिल्ली के अपोलो फोर्टिस मैक्स हॉस्पिटल की बात करूँगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब आप अपने पेशेंट को, एक सीरियस पेशेंट को ठीक होते हुए देखते हो, और जब वो चलता फिरता हुआ आपके सामने डिस्चार्ज होता है, तो वो जो आपको एक तरह का एक संतुष्टि देता है, उससे उससे बड़ा कोई प्रेरणा नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। किसी को जीवन दान देना, तो ये ये तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी के भी परे वाली बात हो गई है। अब आपने जिस प्रकार से ये सब कुछ शुरू किया, आज 12-13 साल हो चुके हैं, तो आपने कैसे शुरू किया था और आज किस लेवल पे आप पहुंचा चुके हो इसको? उसमें मैं अकेला काम कर रहा था। आज मेरे पास स्टाफ है, फार्मेसी से 2 असिस्टेंट है, उसके साथ ये काम संभालते हैं। ये दवाई मेरे पीछे में फील्ड में चला तो दवाई वगैरह डोनेट करते थे हम। राम मनोहर लोहिया एम्स है और अपने दीनदयाल उपाध्याय होते, ऐसे कई हॉस्पिटल में बल्क में दवाई देते हैं। कई जो ONGO हो, ओल्ड एज सेंटर होते हैं, उनमें भी मुफ्त में दवाइयाँ डोनेट करके आता था कि वहाँ पे डॉक्टर्स किसको क्या देना, क्या उनका असर रहता। ये चलता रहता संघर्ष है जिंदगी में। तो अब आप किस-किस प्रकार के पेशेंट्स के लिए आपके पास दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं? मेरे पास सभी पेशेंट की होती है। जब मैं फील्ड में जाता हूँ मुझे पता नहीं कैंसर की मिलेगी, हार्ट की मिलेगी, क्या मिलेगी। अभी हुँ, पिछले हफ्ते 6-7 लाख की दवाई मैं एम्स में देख के आ गया मैं कि जो हुँ, कैंसर पेशेंट की थी। अभी मेरे पास पड़ी है कई लाखों की दवाइयाँ। सिर्फ भगवान की कृपा है, सिर्फ सेवा करो, हुँ। सिर्फ सेवा तो यानी करो। और वो कैंसर और क्या कहते हैं, कैंसर, किडनी हार्ट, ब्रेन ट्रांसप्लांट। ट्यूमर, A to Z ऑल मेडिसिन इज अवेलेबल। आज नहीं हो गया 10 ओके। दिन बाद आ गया। हुँ, हुँ। तो मेडिसिन बाबा जी, क्या आज भी अगर आप फील्ड में ना जाओ, आज आज भी अगर आप मेडिसिन कलेक्ट करने ना जाओ, तो ये जो इतना एक नेक कार्य आपने शुरू किया है, तो क्या ये आज भी आप ही पे निर्भर है, या और भी कोई संस्थाएँ या और भी कोई व्यक्ति हैं जो आपकी इस काम में मदद करते हैं? देखिए मेरे को संस्था मदद नहीं कर रही है, एक हुँ, चीज। हुँ। दूसरी बात ये है कि फील्ड में तो आपको जाना पड़ेगा। फील्ड में कब कौन सी दवाई आती है हमें पता नहीं होता है। आप बुकिंग कर रहे हैं। अब एक बहुत छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोरोना कोरोना दुनिया चिल्ला रही है और हो रहा है, बीमारी है, यह सवाल नहीं। कभी आपने ये सोचा है कि एक रोटी मांगने वाला भीख मांग रहा है, किससे बासी रोटी मिलती है, किससे गंदी रोटी मिलती है, किससे वो खाया जिंदा, न वो मास्क लगा रहा, न हाथ धो रहा। बिल्कुल भगवान की असीम कृपा है। मैं यही सोच के जाता हूँ कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, हो आज मुझे पेशेंट की दवाई मिल जाए। और मैं 100% तो नहीं कह सकता, बाकी 50% कह सकता हूँ, वो दवाई 1-2 दिन में मेरे पास आ जाती है।
जिसके लिए बहुत न्याय जो अभी मेरे पास कैंसर का केस चल रहा है, वो करीबन आज 4 साल हो गए, 70 में कैंसर है और एक गोली की कीमत 1000 है और उसके करीब महीने में 60 गोली चाहिए। 4 गोली का पता 4000 का आता है। परमात्मा कैसे पूरा करता है? मेरा सिर्फ कर्म तक है मेरा संबंध, कैसे क्या करता है क्या मतलब पड़ा। कर्म काम करो, वो मैं कर रहा हूँ। बहुत खूब। अच्छा मेडिसिन बाबा जी, मैं एक और चीज से बड़ा ही आश्चर्यचकित रहा हूँ और मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपने अपने कपड़ों पर भी कुछ मैसेज लिखा हुआ है। कुछ नहीं, ये नाम पता है। अच्छा। देखिए तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्री मेडिसिन पुअर पेशेंट, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। कपड़ों पर डिटेल अच्छा, होती है मेडिसिन। अच्छा। क्यों, जो बड़े आदमी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पोस्टर छुपाते हैं, बैनर लगवाते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं झुके मैं आज भी किराए के मकान में पड़ा हूँ फैमिली के साथ। 12,000 रुपये मस्ती किराया दे रहा हूँ। स्टाफ मेरा बैठा हुआ है, इनको मैं खर्चा पानी तनख्वाह देता रहता हूँ। मेरे पास फंड हम्म, तो है। मैं आज भी इंडिया और साउथ कोरिया से मुझे लिखा, आज मुझे भगवान की असीम कृपा है कि विश्व के 80 देश लिख चुके हैं। हम्म, और अपने आप तारीफ करूंगा से अच्छा नहीं लगेगा। बीबीसी लंदन, अल जजीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, बहुत पुरानी बात हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, इसका नाम क्या आप भी जानते होंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो मुझे कवर जी, कर चुका है। जी। मतलब आज भगवान के दुनिया पर से दवाइयाँ भी आ जाती है, बाल वाले बेच देते हैं। आज से 3-4 साल पहले की बात होगी, किसी ने मुझे 6-7 नहीं करीबन कहना तो 60-70 हजार का इंग्लैंड से दवाइयाँ बेच दी थी। तो मैंने दे अच्छा दी। जी। जब डिलीवर आया था तो कहता है इसका 1500 रुपये दे। मैंने किस बात का? बोले कस्टम चार्ज आप पे लगे। मैंने कहा जहाँ से आया वापस भेज दे। जहाँ से मैंने वापस अच्छा। रिटर्न कर दिया। मैंने नहीं लिया। 3 महीने बाद हम्म, वापस मेरे पास आ गया कस्टम क्लियरेंस। मैं बाहर से कोई बेचता तो मैं बोलता हूँ भाई कस्टम क्लियरेंस करवा के, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। तो मैं बाहर से कोई बिल्कुल, टेलीफोन आता, मैंने उससे बोला भैया कस्टम क्लियरेंस करवा के भेजो। बाबा के पास फकीर आदमी नहीं है, मेरे पास हकीकत कुछ नहीं होता। भगवान कैसे चटनी बिल्कुल। रोटी देता है मुझे पता नहीं। हम्म। तो जिस प्रकार आपने बताया कि अब लोग आपको कोरियर से भी दवाइयाँ भेज देते हैं कभी-कभी और मेरे ख्याल से पिछले 12-13 सालों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी अब आपसे जुड़ चुके होंगे, जो जानते हैं आपको कि हर हफ्ते बाबा जी आएँगे, हमें उन्हें दवाइयाँ देनी है। तो क्या आप एक तरीके से इसको एक सामाजिक मुहिम में बदल पाए हैं? मीन्स लोग आपके साथ जब आप जाते हैं तो लोग अब आपको पहचानते होंगे, अब आपको जानते भी होंगे और उन्होंने आपका काम भी देखा होगा, आपकी सेवाएँ से उनको लाभ भी मिला होगा। तो ऐसा हो पाया है कि लोग अब खुद आपके साथ जुड़ चुके हैं? नहीं, कई जुड़ चुके, इकट्ठे करते अपने मोहल्ले में होते हैं। हमने कई मतलब मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, कॉलेजेस हैं, हमने अपना बक्सा बना कर रखे। जब भर जाता है करते हैं बाबा जी आपका बक्सा भर गया दवाई लेवन, ठीक है भैया आ रहे हैं। हमने सब जगह रख रखे हैं जहाँ पर रखे जा सकते हैं। अच्छा, तो एक तो तरीका है कि आप खुद जाकर दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं। दूसरा, आपने कुछ जगहों पर जो व्यक्ति आपसे जुड़े हैं, वहाँ पे बक्से रखे हुए हैं और वहाँ से भी आपको दवाइयाँ मिलती हैं। और जी, अगर कोई आपके बारे में जानता है, तो वो आपको कोरियर भी भेज सकता है दवाइयों का। बेचते हैं। आपने अपना ऑफ़िस वग़ैरह ये कहाँ पर अपना बनाया है जहाँ पर वेस्ट उत्तम नगर, ओम विहार फेस 3। मैं फिर एड्रेस ही बोल देता हूँ। मेडिसिन भगवा एड्रेस है वो, ओम विहार फेस 3, WZ23 स्ट्रीट नंबर 2 और वेस्ट उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 110059। ये मेरा एड्रेस आपका है। ये हैंग हो गया था आपका, एक बार फिर बताएँगे? बिल्कुल। मेडिसिन बाबा, WZ23, ओम विहार फेस 3, स्ट्रीट नंबर 2, वेस्ट उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059। शुक्रिया। इसके साथ मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि आज मैं सिर्फ दिल्ली में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ दिल्ली में नहीं हूँ। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कहीं से भी, भारत में किसी भी इलाके से आप हुँ, स्क्रिप्शन भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए। हुँ, हुँ। स्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग दवाई और जो एड्रेस है उसमें भेज देते हैं। वो भी हम फ्री ऑफ चार्ज है। भारत में किसी भी जगह भेज, 1 दिन में पहुंच जाए, 10 दिन में पहुंच जाए।
क्योंकि अलग अलग दवाई होती है, आने में टाइम लगता है, उसको हम खरीद के अच्छा। देनी पड़ती है, उसका भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। आज मैं पूरे भारत में काम कर रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं दवाइयों पे काम कर रहा हूँ। मेडिसिन बाबा ठीक है, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, फिजियोथेरेपी स्कूल, ये सब भगवान की असीम कृपा है। ये आज भगवान की असीम कृपा के सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ जैसे हमने आपको एक व्हील चेयर दे दी है, क्या बोला आपसे, व्हील चेयर दे दी, ले जाओ भैया, 500 रुपये डिपॉजिट रख दो। किससे? 500 रुपये। क्यों लिया जाता है? उसका काम होने के बाद कबाड़ी को नहीं बेचते। व्हील चेयर 500 में नहीं आती, व्हील चेयर कम से कम 4,500-5,000 से लोकल आती है, फिर 50-60 हजार इलेक्ट्रॉनिक। वो 500 रुपये लेने के लिए आता है, व्हील चेयर देने के लिए नहीं आता है। 7-8 हजार का हॉस्पिटल बेड लेता है मेरे से, मैं उससे क्या मांगता हूँ, 2,000 रुपये डिपॉजिट। वो महीने पर रख रहा, साल पर रख रहा, 2 साल का, मेरा उसका कोई मतलब नहीं है। वो जब मुझे अपना बेड देगा, 2,000 रुपये वापस ले जाओ भैया अपना, ताकि उससे ये पता रहे कि ये, क्योंकि पहले तो वो मेरे पास से बेड ले जा रहा है, 1,000-500 रुपये टेम्पो वाले को देगा, फिर लाने में जब उसका काम हो गया, फिर बकाए को उसे देगा, वहीं बेच देगा कबाड़ी को, और उसको 2,000 रुपये फंसे रहते तो मेरे पास आते। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन आती है 60-70 हजार से लेके आगे ऊपर बढ़ती रहती है, जो अराउंड द क्लॉक वो ये ऐसी मशीन होती है, आदमी खा रहा है, सो रहा है, जग रहा है, पी रहा, कुछ भी कर रहा है, वो उसको ऑक्सीजन लगा ही रहता है। ऑक्सीजन कभी बंद नहीं होता, नहा रहा है, मतलब यहाँ से पोल्ट्री करने जा रहा है तो उसको ऑक्सीजन लगी रहती है। उसमें हम क्या लेते हैं, 10,000 रुपये, 50-60 से नीचे नहीं आती, कम से कम इंजन मशीन है, बाकी बाहर की मुझे पता नहीं कितना ज्यादा आगे, मतलब 50-60 से ऊपर की होती, हम क्या लेते हैं 10,000। वो साल भर रख ले, 2 साल रख ले, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी मशीन मेरे पास आके अपने 10,000 वापस ले जाओ। तो इसकी तो लाइफ अब है ना, आपने तो मैं, इसका मतलब, या इसका मतलब ये कि मेडिसिन तो आप देश भर में भेज ही रहे हो, मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेशेंट्स को दे रहे हो, जी और उसके साथ साथ अब आपने जो मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि बेड्स, व्हील चेयर्स, और हाँ, बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, जैसे भी आपने बताया, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी आप फ्री अवेलेबल ऑफ करवा रहे हो, कॉस्ट है। हाँ, ले जाओ और भैया, उसके मैं क्या बदले करना। में, हाँ, लेकिन ये जो हाँ, इक्विपमेंट्स आप दे रहे हो उसके बदले में आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखते हो, ताकि वो जी उस चीज को कबाड़ में ना बेच दे, आपको वो यूज करने के बाद वापस लाके दे और अपने पैसे वापस ले जाए। जी, तो बिल्कुल ठीक कहा। जो एड्रेस आपने बताया हमें, जी, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एक उन मिनट, सारे इससे पार्टी पहले मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले खास करके आपने भटनागर का जो नाम लिया है, उन बच्चों से मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि मैं वसंत कुंज में आता रहता हूँ। भटनागर स्कूल में देखा हुआ है मेरे। इसकी बात की जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे लिखा था तो मुझे बुलाया भी था, वेलकम भी करा था उन लोगों ने। बाकी मैं उनसे खास बताऊँ कि आज भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि आज हमारे दिल्ली के अंदर करीबन 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। दिल्ली की बात करूँ, बाहर की बात नहीं करूँ। इसमें से अगर 40-50 हजार हटा भी दिए जाए, लाख तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 50-60 लाख आदमी बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक के पास एक एक पत्ता दवाई का पड़ा है, वो प्रॉपर चैनल से बाबा के पास भेज दें। और मैं इसीलिए फिर आपसे बात करूंगा कि मेरा टेलीफोन नंबर नोट करें, 9250243298। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9250243298। जिसको दवाइयाँ चाहिए वो मेरे पास से ले जा सकते हैं, जिसके पास फालतू है मुझे कॉल करके डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी आपको आमंत्रित करने का एक ये भी है कि ना ही सिर्फ आपसे प्रेरणा ही ना लें हम, लेकिन हम आपकी इस नेक कार्य में हमसे जो हो सके वो योगदान भी करें। तो मैं जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सब से आपका फ़ोन नंबर शेयर करूँगा। हम आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे स्कूल्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको, वो हमारे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, ईमेल से भी जुड़े हुए हैं। तो हम उन सब के साथ शेयर भी करेंगे, और ये जो प्रोग्राम है ये इस वक़्त लाइव भी लोग देख रहे हैं। तो हम हम ये भी नहीं जानते कि कितने सारे लोग इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमसे आपके बारे में जितने लोगों को बताया जा सके, हम
जरूर बताएंगे, क्योंकि ये एक जीवनदायी उपक्रम है एक आपका। चीज और मैं हम बीच में बोलना चाह रहा था, प्लीज जी एक जी मिनट मेरी बात, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। जो आपने बोला ना भटनागर स्कूल है, वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल हो, जो भी हो, आपका क्या है डीलिंग मुझे पता नहीं, उनसे बोलिए वहाँ एक बक्सा रखते हैं, अच्छा बक्से जी में दवाइयाँ कलेक्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो उनको ये नहीं तो बक्से में दवाइयाँ डालेंगे तो मैंने नहीं कहा खरीद के डालें, जो उनके घरों में पड़ी हुई है। वहाँ पे जी भटनागर स्कूल मामूली स्कूल नहीं, बहुत रिचली स्कूल है। गोयनका हुआ, जी भटनागर स्कूल है, ये बहुत रिचली स्कूल है, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल है, ठीक है। तो इनको इतनी सी मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी कि ये लोग दवाई को एक बक्सा रखें, बढ़ जाए, मैंने अभी आपको नंबर बताया, उस बक्से पर लिख लें या याद कर लें, बाकी बढ़ जाए मुझे कॉल कर दें। मैं ठीक है, मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बिल्कुल। बात करूंगा नहीं। मैं जरूर आपका आपका ये मैसेज जो भटनागर इंटरनेशनल स्कूल है और मेरे बाकी के जो भी दो दो स्कूल्स हैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि हम हर स्कूल में जिनसे हम जुड़ते हैं, देखिए अटल इनोवेशन मिशन में करीबन 8,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम थैंक यू। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि पहले तो हम अपने जो 3 स्कूल हैं वो उनको प्रेरित करें कि वहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एक ग्रुप बनाएँ जो कि इस विषय पर काम करेगा। ठीक है? डब्बा रखना है, इसके बारे में सबको बताना है, सबको प्रेरित करना है, ठीक है? तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से हर स्कूल में ये प्रयत्न करें कि और आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। ये चीज़ स्कूल्स में सबसे बेहतर तरीके से हो सकती है, क्योंकि जब समझिए मेरे भी बच्चियाँ स्कूल से आकर मुझे अगर कहेंगी कि पापा दवाइयाँ फेंकनी नहीं है, अगर घर में कोई दवाई हमें नहीं चाहिए अगर है, तो आप हमें दे दीजिए, हम अपनी टीचर को ले जाके दे देंगे या हम हमारे स्कूल में एक बॉक्स बनाया गया है, हम उसमें रख देंगे, वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा होगा। ठीक है। पीछे से करने वाले काफ़ी अलग-अलग फ़ील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों से भी इसी प्रकार एक संबंध स्थापित किया है, जैसे कि मयूर विहार में पीपल बाबा के नाम से मशहूर हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन। वो उन्होंने 2 करोड़ पेड़ लगाए हैं पूरे देश में। नोएडा में दादी की रसोई के नाम से राकेश जी। अनूप खन्ना जी हैं। हाँ। हाँ, आपसे पहले हम उनसे भी मिल चुके हैं। हम उनके साथ भी जुड़ रहे हैं और मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ। वसंत कुंज में ही मैं रहता हूँ। तो अब मैं दिसंबर के महीने में जब दिल्ली आऊँगा तो आपसे आके ज़रूर मिलूँगा और मैं खुद भी प्रयत्न करूँगा कि वसंत कुंज में मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे आपके इस मिशन में हम योगदान कर सकें। और मैं पूना में रहता हूँ, तो मैं कोशिश ये भी करूँगा कि पूना से भी आपके मिशन के साथ मैं जुड़ सकूँ। साथ ही साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी ये अपील करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में और अपनी फैमिली में इस नेक उपक्रम को बढ़ावा दें। और ये हमारी सबसे सच्ची एक सेकंड, अ, फिर मैं आपसे रोक रहा हूँ। आप पुणे में रहते हैं? हाँ जी। पुणे में एड टू नीडी नाम की शुभांकर एक संस्था चला रहा है, वो मेरी संस्था है, एड टू अच्छा नीडी। जी। हाँ, ओके जी। तो आप उनसे जरूर संपर्क करिए। गूगल पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। वो भी इसी विषय पर बिल्कुल। काम कर रहे हैं, मेरे अंडर में कर रहे हैं। वो पूना में, आपने पोला का नाम लिया ना, तो आप जरूर उससे संपर्क करें, एड टू नीडी जी, जी। जी। सो मेडिसिन बाबा जी, बहुत ही अच्छी बात हमने आज आपसे सीखी है कि दुनिया में कोई भी नेक काम करें तो आपको रोकने वाले, टोकने वाले, आपको डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये आप पर निर्भर करता है कि जो आप क्या सुनना चाहते हो, आप किस चीज़ पे ध्यान देना चाहते हो। और आप एक जीता जागता उदाहरण है कि आपने नकारात्मकता को ध्यान ना देते हुए, उस पे ध्यान ना देते हुए, सकारात्मकता के ऊपर ध्यान दिया और आज आप
इतने बड़े पैमाने पर अपने कार्य को स्थापित करने में यशस्वी रहे हैं। अब इसके बाद आपका क्या करने का विचार है? अब आपने क्या सोचा है कि आप, जैसे आपने कहा कि आप एक के बाद एक संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं और एक के बाद एक संस्थाएँ आगे आप बना भी रहे हैं। तो आप अगले 1-2 साल में आप क्या करना चाहते हैं? इस मिशन को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? बहुत छोटी सी बात है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं एम्स में जाता हूँ, सब जगह पेशेंट ऐसे चिपक जाते हैं जो बस मैंने कहा भैया दवाइयाँ मेरे पास नहीं वहाँ है। ये मेरी दिल्ली की दुर्दशा, अच्छा नहीं कहूँगा मैं इसे, कई ऐसे केस आते हैं मेरे पास, कंपनी के डालते हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये हर एक स्टेट में होना चाहिए मेडिसिन बैंक, और इस पर सरकार को खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम हर चीज पे लेते हैं, दवाई गवर्नमेंट के प्लाजा है, और गवर्नमेंट के जितना भी सिद्धांत है सबको पता नहीं है, आम आदमी तो उसका फायदा नहीं उठा सकते। जो जानकार हैं, जिससे को जानते उसका फायदा उठाते हैं। नहीं कह रहा सरकार नहीं दे रही है दवाई, बहुत कुछ कर रही है सरकार, पर आम आदमी को इस चीज का पता नहीं है। जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा कोई उत्साह बढ़ता है, कोई कार्य करता है, तो हर स्टेट लेवल, जिला लेवल पे होना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, और मेरा ये लक्ष्य है कि बहुत छोटी सी बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़ेदान में। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना है, गली मुगली मेडिसिन बैंक हो अपना। तो मेडिसिन बैंक तो हर एक जिले के अंदर होना न्याय की जरूरत ठीक है। ये आपको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, आप है। मैंने देखा है। इतने सारे पुरस्कार मिलने के बावजूद भी आप में वो गुरूर, वो घमंड तनिक भर भी नहीं दिखाई देता है। अ, शायद आप दुनिया इतनी देख चुके हैं कि अब ये सब बातें आपके लिए छोटी-सी मिथ्या मात्र हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास, आप इतने हाँ, आप इतने विनम्र कैसे कैसे हो? आप सदा से ही ऐसे थे या ज़िंदगी ने कुछ ऐसा नहीं बना दिया? नहीं, मुझे एक दो बार जब लिखा था, 9 बार में लिखा था, 9 के अंदर ठीक था, जब बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई देखो जाना तो पड़ेगा, प्रोग्राम आपने बुलाया, मैं आ गया हूँ नेट के ऊपर, ठीक है, बाकी जाते हैं। बाकी हमें कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से जाते, शांति शांति। मेरे आज घर के अंदर मुझे पुरस्कार रखने की जगह नहीं है। जो टका लगाओ, क्या लगाओ, तो मैं किराए कमरे में हूँ, उसका वो 10 बाई 10 का हो कमरा, 10 बाई 15, उसमें रखने की आज जगह नहीं है मेरे पास। कोई कहाँ पड़ा, कोई कहाँ पड़ा, कुछ है मैंने लगा लिया है। पुरस्कार जितना भी आप करें, आपका एक मेन उद्देश्य है, तो उतने ही आपको विनम्र बनना पड़ेगा समाज के सामने, और विनम्रता ही आपके काम करेगी, अहम कहीं का नहीं चलता है, और वो हमारे में है ही नहीं। तो अगर अहम रखेंगे तो उसने ऐसा क्यों बोल दिया, हम उसी पे जाकर फंस जाएंगे। हमारा रुक गया, उसने 4 घंटे दिमाग कर दिया, मैं दिमाग में टेंशन हो गई, काम ही नहीं होगा। काहे को यार, आगे बढ़ो ना यार, कहाँ खड़े हुए हो। इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, आपको विनम्र ही बनना है, और तभी आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। जी, चाहता हूँ कि 85 साल की लगभग आपकी उम्र हो चुकी है, 85 इयर्स, हम्म, और आपने अपनी ज़िंदगी में खूब नौकरी भी की, मेहनत भी की, और अब भी आप मेहनत कर रहे हो। अ, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बीच में, कि मैं 85% हैंडीकेप भी हूँ। आई एम इज हैंडीकेप पर्सन, इसलिए अ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है मेरे पास 85। आज मैं जी, मुझे हैंडीकेप की स्कूटी में अपने साथ लेकर चलता हूँ। मुझे पता है, बचपन में एक आपका एक्सीडेंट हुआ था शायद, जिसकी वज़ह से आपकी दोनों टाँगें इंजर्ड हो गई थी और आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। जी, तो उसके बावजूद भी आप हर रोज़ घंटों घंटे मेडिसिन इकट्ठा करते हैं। ये मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शायद बहुत छोटा व्यक्ति हूँ आपकी तारीफ़ करने के लिए कि आप ठीक से चल भी नहीं पाते हैं बचपन से, लेकिन फिर भी आप पिछले 12-13 सालों से लगातार हर दिन उन व्यक्तियों के लिए गली-गली घूम रहे हैं, जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे और वो भी आपको सिर्फ़ नाम से पहचानते होंगे। कितनों को तो आप मिल ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि देश भर में आपके बेनिफिशियरीज़ फैले हुए हैं। पता नहीं आपने किस-किस की कहाँ-कहाँ मदद की होगी। आपकी दवाइयों
ने किस किस की कहाँ जान बचाई होगी। तो इस प्रोग्राम के आखिरी सवाल में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ओमकार जी, आपका इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए और खासकर इस देश के जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? ये सबसे बड़ा मैसेज मेरा यह है कि आज बहुत छोटी बात बता रहा हूँ कि हमारे पास समाज में हाईली ऑफिसर्स, हाईली बिजनेसमैन, हाईली रिटायरमेंट हो जाते हैं, 40-40, 50-50 साल अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई ताश खेल रहा, कोई पत्ते खेल रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि उन आदमियों को, खास करके सीनियर सिटीजन हैं, खास करके यंग ब्लड हैं, ऐसे आदमी को एक अच्छा समुद्र उनके पास ज्ञान का, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें। जिस चीज में आपने काम किया, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे लायर हो, चाहे किसी भी विषय में आपने जो समाज में था, उसका डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये कि कहावत है, बहुत सीधा सा शब्द है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व है बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चत घट जात। आपका अनुभव है, अगर आपने हमारे दिमाग में रख लिया, कुछ नहीं है। यंग ब्लड के लिए, समाज के लिए, आप अपने लिए 6 दिन काम करो। कितने दिन? 6 दिन आप ड्यूटी करो, कर लो। 7वें दिन समाज के लिए 2-4 घंटे को सोशल सर्विस करो, जिस क्षेत्र को आप ठीक लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ आप इस क्षेत्र में, पर समाज के लिए हफ्ते के अंदर 4-6 घंटे आप समाज को दो, ताकि आप समाज के लिए ये कह सकते हो कुछ कर चुके हो। तो मेरी ये राय है, एक थोड़ी सी नम्र निवेदन है कि कम से कम हफ्ते में 4 घंटे 5 घंटे समाज के लिए आप जरूर कीजिए। बहुत ही सुंदर विचार है और बहुत ही सुंदर मैसेज है। खासकर जो आपने कहा कि आप और आपने एक गुरु मंत्र ही सबको दिया है कि बांटने से सरस्वती बढ़ती है। और जहाँ पर सरस्वती का वास है, वहाँ एक दिन लक्ष्मी तो आनी ही आनी। तो सफलता के पीछे भागने वालों के लिए बहुत ही सरल शब्दों में आपने मैसेज दिया है कि सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय एक हफ्ते में कुछ घंटे या 1 घंटा तो कम से कम समाज के लिए निकालिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ कि हम अपना बंगला बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि कहीं हम ऐसी जगह पे बंगला तो नहीं बना रहे हैं जहाँ पे आसपास में जिंदगी बिल्कुल ढलती जा रही है। यानी एक तरीके से एक झोपड़ी भरे एरिया में आप अगर अपना बंगला बनाओगे तो केवल आप ही सुखी होगे। लेकिन अगर आप समाज को उठाने की कोशिश करोगे तो समाज जब प्रगतिशील होगा तो आप अपने आप ही प्रगतिशील होगे। ठीक है, वरना सिर्फ खुद की सोचने वाले के साथ उसकी प्रगति तो हो जाती है, लेकिन वो एक इस तरीके से है कि आप ऐसी परिस्थितियां इकट्ठी कर लेते हो कि आप ही की प्रगति अगर होगी और दूसरों की प्रगति नहीं होगी तो एक दिन आपकी प्रगति आपके लिए दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं चाहूंगा कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में कोई आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप कृपया उन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। पूछवाइए सवाल। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। अर्जुन, हम 4-5 सवाल ले सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से हमारे पास करीबन 5-6 मिनट का टाइम है। कोई अगर मेडिसिन बाबा से कोई सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हो। इवन अर्जुन, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो। बिल्कुल सर कुछ कमेंट्स हैं जो एज ए होस्ट मुझे आया हुआ है। अच्छा तो राकेश भारद्वाज सर, आई थिंक वो महाराजा अग्रसेन स्कूल के ATL इंचार्ज है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा कि वेरी नोबल एंड फीसिबल
प्रैक्टिकल मैसेज। मैं चाहूंगा कि अगर वो यहाँ है तो वो अनम्यूट करे। राकेश जी। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेडिसिन बाबा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ दवाइयाँ पड़े पड़े लोगों के घर में ऑलमोस्ट इतना टाइम हो जाता है कि वो अपनी एक्सपायरी डेट पे आ जाती हैं। डिटेल इंचार्ज है तो या ऐसे राकेश जी बोलिए। कुछ नहीं दवाइयाँ वो अपनी एक्सपायरी डेट के पास आ जाती हैं, तो ऐसे में कुछ लोग, काफी लोग इस चीज को ठीक नहीं समझते, एक्सपायरी डेट के आसपास आने वाली दवाइयों को वो लेने से मना कर देते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे में आप इस तरह की दवाइयों को कैसे मैनेज करते हैं? इसमें छोटी सी बात समझने की कि इस वक्त तो अभी 21 नहीं आया है और मैंने स्टाफ को बोल दिया बेटे 20 की दवाइयां निकाल दो, डाल कचरे में डालो। पूछो क्यों? आज हम पेशेंट को, डॉक्टर को दवाई देते हैं, वो उसी दिन खत्म ने पता नहीं कैसे खाता है, तो हमें उसके लिए 1-2 महीने। अब रहा दवाई है, इससे हम सबसे बड़ी हमारी परिभाषा कह देना चाहिए, हमारी आदत कह देनी चाहिए, हैबिट कह देनी चाहिए। क्या है कि दवाइयों को जो हम होता है ना, एक्सपायर ज़्यादातर करते हैं और दवाई एक्सपायर फिर उससे प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं होती, कचरे में डाल देते हैं। मैं खास दिल्ली वासियों से बात करूंगा कि हम कभी जमुना पाल जाते हैं, जमुना से उधर, तो क्या होता है कि सामने सब्जी वाले इतनी फ्रेश सब्जी लेके बैठे हैं, यहाँ पर गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा, वो चमकती हुई। कभी हम ये सोचते हैं कि कितने गंदे पानी से धोई गई है, उसके अंदर कितना केमिकल है, अच्छा केमिकल है, अच्छा केमिकल नहीं, अच्छा तो जितना भी मेडिसिन जितना जाता है सब जमुना में जाता है उसी, और वो आप बहुत टेस्टी सब्जी खा रहे हैं, तो हम तो स्वीट बहुत स्लोली जहर पॉइजन ले रहे हैं। तो जहाँ तक कोशिश करके अगर कोई समाज सेवी संस्था इस काम को उठाना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र में कबाड़ा इकट्ठा करके प्रॉपर वे पे डिस्पोजेबल भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ उस तरह से वेस्टेज को खत्म कर देनी चाहिए, ताकि उसका जहर आने वाले हमारी पीढ़ियों को नहीं मिले। शुक्रिया जी। राकेश जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने स्कूल में स्टूडेंट के साथ मिलकर मेडिसिन बाबा के इस अभियान में मदद करने की कोशिश करें, नहीं, जरूर, क्योंकि बहुत आपका स्कूल हमेशा हर चीज में अग्रिम रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर इस बारे में सोचेंगे। जरूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जी। शुक्रिया, शुक्रिया। यस अर्जुन, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट ऋतुजा, जो हमारे ATL मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल के ट्रेनर हैं। ऋतुजा, कैन यू प्लीज अनम्यूट? सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बट सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम लाइक इनक्रेडिबली टच्ड आपकी जर्नी सुन के, एंड अभी भी आपने इतना बड़ा काम किया है, एंड आपने ये प्लेटफॉर्म भी हम कैसे मदद करने के लिए कर सकते हैं वो बताने के लिए लाइक हमें बताया, एंड यूर लाइक आपको अभी इतना हम्बल देख के आई एम जस्ट वेरी वेरी टच्ड, एंड I hope that a lot of students also see this and feel the same reaction that I'm feeling right now. Thank you so much, Medicine Baba. मेडिसिन बाबा जी, ऋतुजा भी पूना से है और अब रायवाला में जो मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल है वहां पर पढ़ाती है। नहीं, इनको मैं थोड़ा सा बहुत छोटे से बताऊंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज समझिए कि मैंने अभी तो कुछ कार्य करा ही नहीं है, ये पेटिशन बाबा कल नहीं कर। अगर पब्लिक में दवाएं इकट्ठी नहीं करूंगा तो ये सबसे पब्लिक को जाता है। एक चीज इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, मैं बहुत बड़ा काम को नहीं करूँ, मैं तो मांगने वाला हूँ, मांगा अपने आया पहुंचा दिया। पर सबसे बड़ा काम क्या है कि इस काम के लिए अवेयरनेस जगाना। पूना में है, मैंने वहाँ के लिए फिर बताया एड टू नीडी, अगर आप नेट पर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको पूना में जानकारी मिलेगी। इसके अंदर हमारी एक एक गोली होती है, एक एक दवाई की होती है, हमें उसको किस तरीके से सही इस्तेमाल करनी है ये सीखना है। और ये बच्चों को तो जिस आप टीचिंग करती हैं कौन से कॉलेज में स्कूल के अंदर मुझे पता नहीं, पर ये बच्चों के अंदर हम ये चीज डाल देंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा ये,
और इस समाज की बहुत बड़ी क्रांति बनेगी और हम कितनी जिंदगियों को बचा सकते हैं मैं कह नहीं सकता मेरी जिंदगी में। पर हाँ, मैं ये बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल अच्छा है, आप इसके लिए अग्रसर हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके। अर्जुन लास्ट मेरे ख्याल से 5 बजने वाले हैं। यस यस सर, मैसेजेस तो आ रहे हैं बहुत इंस्पायरिंग करके। एक क्वेश्चन है अगेन, शिवांशी ने पूछा है अगेन, मेडिसिन बाबा का एड्रेस एंड फोन नंबर पूछा है सर। दैट इज वन क्वेश्चन, दैट्स ऑल। वो शायद हमने शेयर ओके किया है। या ठीक है। मेडिसिन बाबा जी, आप एक बार अपना फोन नंबर फिर से वापस बता सकते हैं? शिवांगी जी मेरा को आपका फोन नंबर चाहिए। सुन लीजिए, फोन नंबर और एड्रेस। 9250243298 9250243298। अच्छा, इसके अलावा एड्रेस है मेडिसिन बाबा WZ23 ओमविहार फेज 3 स्ट्रीट नंबर 2 वेस्ट उत्तम नगर नई दिल्ली 110059। ये मेरा एड्रेस है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एड्रेस, शुक्रिया। मेडिसिन बाबा। ठीक है, थैंक यू सर। हम वैसे आपका जो एड्रेस है और आपका जो फोन नंबर है वो हमारे तीनों स्कूल और जो हमारे हम जो बाकी सारे स्कूलों से भी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, ताकि अगर किसी ने नोट करना रह गया है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम एक चीज मैं फिर एक चीज किसी को नहीं मिलता, गूगल पे मेडिसिन बाबा डाल दीजिए, बहुत कुछ नजर आ जाएगा। और गूगल हर कोई बता रहा, मुझे 12 से विकिपीडिया बराबर लिख रहा है। अब विकिपीडिया पे देखेंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी मेरे बारे में। बहुत बढ़िया। देखिए 85 इयर्स ओल्ड है मेडिसिन बाबा जी, और वो गूगल और विकिपीडिया वगैरह के बारे में भी कितने अच्छे से जानते हैं। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ट्रू कॉलर पे भी अगर आप मेडिसिन बाबा डालेंगे तो भी आप मेडिसिन बाबा का नंबर ट्रू कॉलर पे डिस्प्ले होता है। मैंने भी ऐसे ही ढूंढा था। धन्यवाद। लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप नहीं, मुझसे, अर्जुन से, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मेडिसिन बाबा का फोन नंबर जरूर देंगे और हम सारे ग्रुप में भी शेयर करेंगे। एक सेकंड, ये सब कार्यकर्ता हमारे जो फार्मेसी में जमील साहब ये जानते हैं, मुझे तो व्हाट्सएप भी ढंग से चलाना नहीं आता, फेसबुक नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये बच्चा जो है फार्मासिस्ट है, ये काम करता है, ये सब कुछ जानता है, यही कर रहा है। तो जमील जी को भी बुला लीजिए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये करिए, मैं इनको एयरफोन दे रहा हूँ। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जमील जी, आप जरा कैमरे के सामने आ जाइए, हल्के से अपना चेहरा दिखा दीजिए। जी सर, यहाँ तो वीडियो आ नहीं रहा लेकिन। हाँ हाँ, आप बस पीपल बाबा के पास आ जाइए, हम देख लेंगे आपको। जी सर। हाँ तो नमस्कार। जमील जी, कैसा लगता है आपको पीपल बाबा जी के साथ योगदान करके? आप काफी सालों से शायद उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, मेडिसिन बाबा के साथ काम करके सर काफी अच्छा लगता है। बाबा जी मेडिसिन सेवा बाबा कर रहे हैं, मेडिसिन बाबा जो सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे दवाइयाँ पेशेंट लेने आते हैं, हम दवाई देते हैं, तो पेशेंट दुआ भी दे के जाते हैं, प्यार भी करके जाते हैं। बुजुर्ग लोग आते हैं, दुलार करते हैं, सर पे हाथ फेर के जाते हैं, बेटा अच्छा काम कर रहे हो, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से काफी अच्छा लगता है सर। शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान हमेशा आपके काम को और आगे बढ़ाए और आपको जी खूब ब्लेसिंग्स मिले। शुक्रिया। धन्यवाद जी। आप जी सर। मेडिसिन बाबा जी को एक बार देंगे? जी लीजिए सर। हाँ जी जी, अच्छा बोलिए। लगता है कि आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है और इतने नेक दिल के साथ जुड़ा हुआ है। जी अब यकीन है कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ जुड़े और
जब मैं दिल्ली आऊंगा तो जरूर आपसे आके मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी तरफ से आपके इस मिशन में आगे योगदान दे सकूं। आई होप मिष्टी कुछ कहना चाहती थी। मिष्टी का मैसेज आया हुआ है, एक लास्ट मिष्टी का मैसेज लेकर फिर हम कंक्लूड करते हैं। Okay, मिष्टी गोयल। मिष्टी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। I think मिष्टी अभी कॉल में नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने उनका एक मैसेज देखा था। सो मेडिसिन बाबा जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका। आपने इतने व्यस्त अपने दिनचर्या से समय निकालकर और 1 घंटे का हमें टाइम दिया, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस नेक कार्य में अपनी ओर से योगदान देकर हम भी वो संतुष्टि महसूस करें जो आप प्रतिदिन महसूस करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एवरीबॉडी। फीडबैक फॉर्म हमने